अरे पैगंबर मोहम्मद की 11 बीवियों ने हिजाब नहीं पहना। तुम जिसके तलवे और पिछाड़ चाट रहे हो औरंगजेब की और बाबर की और शाहजहां की, उनकी बीवियों ने कभी हिजाब नहीं पहना। Why you are trying to wear us hijab? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है और ये वजाहत है हदीसों में भी और कुरान में भी। हजम होता है कर लो, नहीं हजम होता है मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मीडिया में बुलाओ वेल एंड गुड, नहीं बुलाओ वेल एंड गुड। इस्लाम छोड़ दिया? इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है कि मुझे कोई बोलेगा और मैं छोड़ूं। सभ्यता, संस्कार, ये इस्लाम में नहीं है। निकाह के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी कजन बहन का कपड़ा खोलता, अपनी खुद की कजन सिस्टर के साथ आप कर रहे हो। इतना खराब है, कुछ नहीं है वहाँ, तो आप बनी क्यों हैं वहाँ? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने निकाह कर कैसे लिया बीबी खतीजा से? मैंने पहले तो आप नमाज भी पढ़ती थी। ऑब्वियसली, मतलब ऐसा वैसा नमाज का नशा तो ऐसा था भैया मुझे कि मेरी गाड़ी में मुसल्ला रहता था जानमाज। जब आप काबा की जय जयकार नहीं करेगी तो इस्लाम में क्यों ही रहना? जो काबा जो ब्लैक कलर का है वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं जिसका मुझे ऐसा लगता है कि सर्वे होना चाहिए। तो फिर आप काबा को स्मूच कैसे कर सकते हैं? यू कैन स्मूच योर ओन वाइफ बट यू कैन स्मूच टू काबा। देखिए मैं ना गई हूँ हज करने, उम्रा करने, और ना मुझे जाने का कोई शौक। लोगों को भेजती है। हाँ, आप नहीं। नाजिया इलाही खान को भारतीय जनता पार्टी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। मुझे आरएसएस और भाजपा फंडिंग कर रही है। इंडिगो में क्या हुआ था? बड़ा आप गुस्से में हो गई थी, क्या था वो मामला? उसको भी वो दोनों मोइनुद्दीन और रेहान ने कुचला और मुझे भी कुचला। तो आपने कहा कि जितने जगह पर ये मुसलमान हैं, ये सब जगह पर ये जिहाद कर रहे हैं, तो मतलब मुसलमानों को इस देश में रोजगार नहीं देना चाहिए। ये जितने भी मुस्लिम होते हैं, एक तो ये कम सैलरी लेते हैं क्योंकि इनको तो फंडिंग आ रही होती है। जिस हिसाब से ये हिंदू महिलाओं को पेडिक्योर की मालिश देते हैं, वो तो मुझे नहीं लगता है कि पेडिक्योर का तरीका है। आई डोंट थिंक कि वो पेडिक्योर का कोई ओरिजिनल तरीका है। वो एक सेड्यूसिंग तरीका है। चिढ़ क्यों है आपको मुसलमानों से? मैंने कहा ओ भाई बस रोको, आज तो मेरा यही सर तन से जुदा होने वाला है, बस रोको। चिल्ला चिल्ली करके मैंने बस रुकवाया है कि मुसलमानों के तलवे चाटे जा रहे हैं, ऐसी पार्टी से मुझे निकाला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद रिजाइन कर दूंगी। Who have given you authority to visit Ajmer Mazar? We are not mad and don't try to make us fool. हम भाजपा वाले जो हैं हिंदू हैं। अरे खाक हिंदू हो तुम। हिंदू बेटियों के आंसू पर तुम जूता रख करके कुचल रहे हो, तुम चद्दर चढ़ाने के लिए जा रहे हो और तुम कह रहे हो कि हम जब से भाजपा आई राम मंदिर बन गया। अरे बाबा बस कर दो। तो फिर बीजेपी का झंडा लगाने की क्या जरूरत है हमें गाड़ी पे? विवाह होने वाला था पुनीत साहब, तो आपने छोड़ा उनको या उन्होंने आपको? किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? किसी पुरुष के साथ वो एक रिश्ता बनाने के बाद उसको तोड़ने का फैसला लेना जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है नाजिया जी, तो क्या ऐसा हुआ है? नमस्कार, द एसआर शो में आपका स्वागत है और आज एसआर शो की मेहमान हैं बेहद ख़ास, जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल फ़ोन में स्क्रॉल करते वक्त वो आपको नज़र आ जाती है। नाजिया खान इलाही, जो अपने शब्दों के बाण से अपने विरोधियों की खाल उधेड़ती है। ऐसी नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत नाजिया जी, कैसी हैं आप? हर हर महादेव, बहुत अच्छी हूँ। मुझे ऐसा लगता है हाँ भैया कि व्यक्ति जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी पॉपुलर हो जाए, उसके इंट्रो की जरूरत उसको होती है। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। और अगर किसी ने ये कह दिया कि मुझे क्या जरूरत है इंट्रोडक्शन की, तो वो नहीं बोल रहा है, ये उसका घमंड बोल रहा है। तो जब भी कोई बोलते हैं कि नाजिया को इंट्रो की जरूरत है, तो मैं कहती हूँ नहीं, प्लीज मेरा इंट्रो करवाओ। तो इंट्रो में हम बता दें कि नाजिया जी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वकील, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता और मुखर एक वक्ता है, जो इस्लाम में जो कुरीतियाँ है इसके खिलाफ वो मुखर होकर बोलती है। अपने नाम के आगे
सनातनी लिखती हैं, हाथ में रुद्राक्ष पहनती हैं, मुख से राम राम बोलती हैं। तो नाजिया जी, मेरा पहला प्रश्न है, इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है कि मुझे कोई बोलेगा और मैं छोड़ूंगी। हाँ, मैंने अपना हृदय परिवर्तन जरूर कर लिया है। और हृदय परिवर्तन सनातन की तरफ कर लेना, आई डोंट थिंक आई हैड डन समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आई हैड डन समथिंग विच इज रिलेट टू यूएपीए एक्ट। मैंने तो सिर्फ अपना हृदय परिवर्तन किया है क्योंकि सनातन धर्म में जो खूबसूरती है, सनातन धर्म में जो एक्सेप्टेंस है, सनातन धर्म में जो सम्मान है, सनातन धर्म में जो सभ्यता है, वो मुझे बहुत प्यारी लगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और हर व्यक्ति जो अच्छे परिवार से आता है, जो सभ्य परिवार से आता है, वो चाहता है कि वो अपने आप को और अच्छा ग्रूम करे और अपना बेटर वर्जन दुनिया के सामने लेकर के आए या अपने परिवार के सामने लेकर के आए। और बेटर वर्जन आपको हेल्प करता है आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को और भी एनहांस, ब्राइट और शाइन करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटर वर्जन कहीं ना कहीं सनातन धर्म में है और मैं और भी ब्राइट और शाइन करूंगी। तो मैंने हृदय परिवर्तन कर लिया। तो क्या ये चीज़ें जो आप बता रही है, सभ्यता, संस्कार, ये इस्लाम में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस्लाम में वाकई में अगर सभ्यता और संस्कार होता तो क्या कजन भाई निकाह के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी कजन बहन का कपड़ा खोलता? एक वर्ड कबूल है, कबूल है, कबूल है बोल दिया और आप अपनी खुद की कजन सिस्टर के साथ आप कर रहे हो। आई एम सॉरी टू से, लेकिन कर तो वही रहे हो। और वो भी वो निकाह जो कुरान में बहुत बाद में आया। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब बीबी खतीजा से हुई थी तब कुरान नाजिल नहीं हुआ था और तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील में निकाह का शब्द है ही नहीं। मैं चैलेंज कर रही हूँ इस्लामिक स्कॉलर को कि मुझे निकाल के दिखा दे। तो हमारे पैगंबर मोहम्मद भी लिव इन रिलेशन में थे। अच्छा, एग्जैक्टली क्योंकि उनकी शादी जब खतीजा से हो गई उसके बहुत बाद में कुरान नाजिल हुआ है। तो जब निकाह वर्ड ही नहीं आया था तो प्रॉफिट मोहम्मद ने निकाह कर कैसे लिया बीबी खतीजा से? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभ्यता होती इस्लाम में, मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ से आ रहा है? इस्लाम से आ रहा है। अगर सभ्यता होती तो क्या बीबी मरियम जो बिना पुरुष के बच्चा पैदा कर रही हैं और उनके बारे में जो सूर्य मरियम लिखा गया है उसमें ये लिखा जाता कि एक फरिश्ता आया और उनके में फूंक मार के चला गया? कैन यू इमेजिन? हम ऐसी मैगजीन और ऐसे ऐसे बुक्स जो है अपने बच्चों से साइड करवाते हैं कि और ये सब की किताबें मत पढ़ो नहीं तो अभी से दिमाग खराब हो जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई कंप्लीटली अग्री कि सेक्सुअलिटी, डिजायर्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। लेकिन हम हमेशा जब तक बच्चे मैच्योर नहीं होते हम उससे साइड करवाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुरान में ही है कि बीबी मरियम के जा करके फरिश्ते ने फूंक मारी, उछलता हुआ पानी और फलाना को, ये सब सारी चीजें लिखी हुई हैं। सभ्यता और संस्कार आई डोंट थिंक कि इस्लाम में है। क्योंकि तो मुझे मेरा ये प्रश्न है फिर नाजिया जी कि इतना ख़राब है, कुछ नहीं है वहाँ, तो आप बनी क्यों हैं वहाँ? एक्स इस्लाम जैसे बहुत बन गए, आप भी बन जाइए एक्स इस्लाम नाजिया। ऐसे आप तो लिखती है नाजिया इलाही खान और फिर ब्रैकेट में सनातनी। नहीं, अब आप मुझे एक बात बताएं कि मेरे परिवार में हम 3 बहनें हैं। इफ माई एल्डर सिस्टर इज नॉट गुड टू मी, क्या करूं? मैं रिश्ता तोड़ दूं उससे, दूर हो जाऊं उससे और कहूं कि ये तो मेरी बहन ही नहीं है? इज दिस राइट? मुझे लगता है इट्स वेरी ऑब्नॉक्शियस। बुरा है जो भी है, क्योंकि मैं जन्म एक मुसलमान माँ के कोख से हुई हूँ तो मुझे रहना उसी में चाहिए। हृदय परिवर्तन करना कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं नमाज नहीं पढ़ती, मैं रोजा नहीं रखती, लेकिन मैं फितरा ज़कात करती हूँ। मैं बकरीद में कुर्बानी मासूम जानवरों की नहीं करती, पर कुर्बानी का पैसा मैं किसी गरीब को बिल्कुल देती हूँ। मेरे पूरे परिवार, पूरे खानदान में किसी मासूम जानवर की कुर्बानी नहीं की जाती है और वो पूरा पैसा इकट्ठा करके बल्क में 10 बेटियों की शादी, किसी 2-4 लोगों को हज पे, किसी का घर बनवा देना, किसी का कुछ करवा देना, वी हैव डन एंड आई हैव प्रूफ।
मैंने पहले तो आप नमाज भी पढ़ती थी। ऑब्वियसली मतलब ऐसा वैसा नमाज का नशा तो ऐसा था भैया मुझे कि मेरी गाड़ी में मुसल्ला रहता था जानमाज, मेरे चैम्बर में जानमाज रहता था कि मेरे 5 वक्त की नमाज बिल्कुल भी खजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रही मुझे ऐसा लगा कि ये जो 4 खुल में जो खुलियायुल काफिरून पढ़ रहे हैं, ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से, मैं जोहर की नमाज पढ़ रही हूँ और मैं हिंदुओं को काफिर कह रही हूँ या यहूदियों को काफिर कह रही हूँ या क्रिश्चियंस को काफिर कह रही हूँ जो सिर्फ अल्लाह और रसूल को नहीं मानते, और उसके बाद फिर मैं काला कोट पहन करके संविधान का जय जयकार कर रही हूँ। तो क्या संविधान मुझे इस बात की इजाजत दे रहा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को नहीं मानता, तुम उसको काफिर चिल्लाते रहो? तो वहां से ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई क्विट कि तो मुझे और नमाज नहीं पढ़ना है। एक वीडियो में आपका देख रहा था, आपने कहा कि जी मैं काबा की तो जय जयकार नहीं करूंगी, मैं श्री राम की जय जयकार करूंगी। तो फिर भाई जब आप काबा की जय जयकार नहीं करेगी तो इस्लाम में क्यों ही रहना? नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बताएं कि एक तो वो डाउटफुल है काबा, दूसरा डाउटफुल कैसे? बिकॉज जब हम बहुत रिसर्च पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो काबा जो ब्लैक कलर का है उसके अंदर कुछ मूर्तियाँ हैं, और जब हम सूरह अल अंबिया में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वर्सेस 51 to 67 में हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी छोटी बड़ी उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, और एक सबसे बड़ी मूर्ति थी उसको उन्होंने रहने दिया। और जब बहुत सारे पैगंबर इब्राहिम के पास आए और सबने पूछा कि ये तुम मिट्टी की मूर्तियों को क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसकी परस्तिश करने लगे, इसकी पूजा करने लगे, इससे मन्नतें मांगने लगे, तो मैंने सब तोड़ दिए, लेकिन तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक सबसे बड़ी वाली छोड़ी है कि अब तुम इससे दुआएं मांग करके देखो, तुम्हारी प्रार्थना अगर पूरी होती है, तुम्हारी दुआएं अगर पूरी होती है तो फिर तुम मुझे कहना। तो जाहिर सी बात है कि एक मिट्टी की मूर्ति से दुआ नहीं मांगी जाती है। हिंदू जो मांगते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद उसमें आता है भगवान का एक ऊर्जा आती है, तब जा करके उसको भगवान बोला जाता है। तो मुझे रिसर्च में ऐसा पता चल रहा है, जो रिसर्च अभी इनकम्प्लीट है इसलिए मैं थोड़ा ही बता रही हूँ कि वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं जिसका मुझे ऐसा लगता है कि सर्वे होना चाहिए। दूसरी बात, द सेकेंड थिंग इज कि जिस हिसाब से मुसलमान जा करके काबा को चुम्मा चाटी करते हैं, जिस हिसाब से उसको स्मूचेस करते हैं, आई डोंट थिंक कि जब अपनी खुद की शरीके हयात बीवी को करने के रिस्ट्रिक्शंस हैं इस्लाम में कि आप कमर से घुटने तक का ही कपड़ा खोल करके आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसको लस्ट नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप काबा को स्मूच कैसे कर सकते हैं? यू कैन स्मूच योर ओन वाइफ बट यू कैन स्मूच टू काबा। नहीं, उसको तो बोशा कहते हैं ना मेरे ख्याल नहीं, बोसा नहीं, मुझे तो स्मूच ही दिखाई देता है। द थर्ड थिंग इज कि देखिए मैं ना गई हूँ हज करने, उम्रा करने, और ना मुझे जाने का कोई शौक है। लेकिन लोगों को भेजती है, आपने कहा लोगों को भेजती हैं, आप मदद करती हैं। हाँ, आप नहीं, जितने भी बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन होते हैं मैं उन्हीं को मदद करती हूँ। अच्छा, जवान लोगों को मैं बिल्कुल मदद नहीं करती हूँ हज में, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनकी स्टडी में मदद कर देती हूँ, बिकॉज मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं जिसमें ईरान की बच्चियाँ, कजाकिस्तान की बच्चियाँ, पाकिस्तान की बच्चियाँ, कतर की बच्चियाँ, मिस्र की बच्चियाँ, इन लोगों ने लिखा है उस आर्टिकल में कि जब हम लोग हज करने गए थे तो पूरा का पूरा वर्बल मॉलेस्टेशन होता है। और ऐसे भी आप जो वहाँ पर लाइव चलता है उम्रा के वक्त में और हज के वक्त में, तो आप देखिएगा कि कैसे एक मर्द और औरत, हाँ, नहीं वो बहुत कुछ लड़कियों के मतलब स्क्वीज हो जाते हैं एकदम से। तो अब आप सोचो जब शरीर कितने गंदे तरीके से सट रहा हो तो वो तो वर्बल मॉलेस्टेशन ही है ना। सो मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे मेरे बिना परमिशन के हज और तवाफ का नाम ले करके मुझे गलत तरीके से टच करे या किसी भी तरीके से टच करे, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। सो आई डोंट वांट टू गो फॉर हज और उम्रा। हाँ, जय श्री राम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो मैं
एक रेनाउंड एडवोकेट हूँ। मैंने संविधान हाथ में ले करके मुसलमान बेटियों के लिए भी बहुत काम किया है, हिंदू बेटियों के लिए भी बहुत काम किया है, और फर्दर टिल माई लास्ट ब्रीथ मैं करती रहूंगी, और संविधान हाथ में लेकर के ही करूंगी, और संविधान के आर्टिकल के तहत ही करूंगी। और जब संविधान बना तो पहले पन्ने पे चित्र किसकी थी? भगवान राम की थी। सो इफ आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ गुड संवैधानिक सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फिर मैं भगवान राम की जय जयकार क्यों ना करूं? और अगर नहीं कर रही हूं तो इसका मतलब है कि मैं असंवैधानिक हूं। तो इसका मतलब जो जय श्री राम नहीं बोलते हैं उन सबको आप They असंवैधानिक all बोल are रहे हैं? असंवैधानिक। They all are असंवैधानिक। अब देखिए, जैसे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर टीवी चैनलों पे बैठते हैं हमारे साथ, वो तो कहते हैं कि भैया हम वो भी नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर जी, जी। देती हूँ आपको। वो ये चीज अग्री करते हैं, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अरे तो उसी संविधान में तो भगवान राम भी थे, उसी संविधान में थे, और उसी संविधान को मद्देनजर रखते हुए देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने राम मंदिर को बनने का जजमेंट दिया था। तुम ना वो जजमेंट मानते हो और ना तुम भगवान राम को मानते हो, और तुम सिर्फ ये कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक तुम्हारा काम तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी में आ रहा है, तो हम सिर्फ उसी को मानेंगे, आगे पीछे हम कुछ नहीं मानेंगे। और मुझे तो हंसी आती है कि जब चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 के 28 तक 13 से 28 तक में इन्होंने तीन चीजें सीखी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट। भाई कभी सबसेक्शन और सब क्लॉज भी पढ़ लिया करो, सबसेक्शन और सब क्लॉज भी पढ़ लिया करो। तो वो नहीं पढ़ते हैं वो लोग। तो फॉर मी I always consider myself as a good citizen, as a constitutional citizen of भारत। लेकिन वो लोग कहते हैं, आपके जो न चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि नाजिया इलाही खान को भारतीय जनता पार्टी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो चूंकि मुसलमानों के बीच का चेहरा है, और मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जाए तो वहीं से एक उठा के लाया गया और वो उसी को छोड़ दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, तो फिर मैं इसको वाइस वर्सा भी कर सकती हूँ। इफ आई एम बिकेम अ टूल ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो देवबंद, जमायतुल उलमाए हिंद, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके बाद अरशद मदनी, महमूद मदनी, तौकीर रजा, उसके बाद साजिद रशीदी, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी, मजलिस मुस्लिमीन इत्तेहादुल पार्टी, ये सारी क्या हाफिज सईद के लिए काम कर रही है क्या? मुझे आरएसएस और भाजपा फंडिंग कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। और मैं इस्लाम की कुरीतियों को डिकोड कर रही हूँ और हिजाब उठा रही हूँ पैसे के लिए। तो कुरीतियां नहीं हो तो कहते हैं जी आप टारगेट कर रही हैं। टारगेट कर रही हूँ, चलिए मैं आपकी ही बात एक्सेप्ट करती हूँ, मैं टारगेट कर रही हूँ पैसे के लालच में। तो ये लोग जो वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, तो हाफिज सईद के कहने पर, ये लोग जो लिब्रांडो हिंदू बन करके बैठे हैं हाफिज सईद के कहने पर, ये लोग जो रजाकारियों की पार्टी भारत देश में ऑल इंडिया आगे लगा करके चला रहे हैं हाफिज सईद के कहने पर, ये लोग जो देवबंद चला रहे हैं, देवों की पूजा को बंद करने का स्थान चला रहे हैं हाफिज सईद के कहने पर, बिना कॉन्स्टिट्यूशन की अनुमति के और बिना देश के कानून की अनुमति के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है हाफिज सईद की फंडिंग और उसके कहने पर, ये जो अकबरुद्दीन अवैसी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर देखो हिंदुओं का क्या हाल होता है, ये हाफिज सईद के कहने पर, जैश ए मोहम्मद के कहने पर, हिजबुल मुजाहिदीन के कहने पर, ISI के कहने पर, अगर मुझे फंडिंग की जा सकती है और एक अकेली लड़की 22 करोड़ और इधर 2 करोड़ हिंदू लिब्रांडो हिंदू पर भारी हो सकती है मात्र आरएसएस और भाजपा की फंडिंग पर, तो ये जो इतनी पूरी कबीला है, इतनी जो पूरी टोली है 22 करोड़ और उसके मसीहाओं की और उसके ठेकेदारों की और इस्लामिक स्कॉलरों की और रजाकार की पार्टियों की, तब तो इनको तो बड़ी फंडिंग आती होगी। मैं तो चू हूँ कि मुझे बहुत छोटी फंडिंग आ रही है, ये तो बड़े चालाक है, इनको तो बड़ी बड़ी फंडिंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि तो फिर इनके ही कहने के हिसाब से मैं बेवकूफ हूँ। अगर मैं नारे तकबीर करती, अल्लाह अकबर करती, तो मुस्कान की तरह ना आबू धाबी में मेरा भी अपना बंगला होता, मैं 5 साल के पुराने होंडा सिटी को नहीं चला रही होती। तो अच्छा ये बताइए, आपका वीडियो हमने देखा, ये इंडिगो में क्या हुआ था? बड़ा गुस्से में हो गई थी, क्या था वो मामला?
एक्चुअली महादेव की सौगंध, मैं गुस्से में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आती हूँ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इवन कई बार ऐसा होता है कि मेरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज फिनिश होने के बाद अगर फोटोग्राफ्स बोला जाता है लेने के लिए, थोड़ा अग्रेशन में फेस कर लीजिए, तो मैं उन लोगों को भी समझ में आ जाता है, कैमरामैन को भी, कि अब तो ये नहीं आएगा अग्रेशन में, जब बोलती हूँ तभी आ जाता है। सो आई एम सच अ वेरी पोलाइट पर्सन। और लेकिन हुआ क्या था कि मेरी फ्लाइट एयर इंडिया की थी दूसरे दिन जी, लेकिन मेरा सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था और वो अचानक से लिस्टेड मुझे दिखा, क्योंकि हौच पौच होता है तो हम थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है ना चाहते हुए भी। वो सडनली मेरे जूनियर ने मुझे कॉल किया कि मैम ये तो कल ही लिस्टेड है। अब उसी वक्त मुझे टिकट मिल ही नहीं रही है एयर इंडिया की, और क्योंकि इंडिगो का वो सब सिस्टम भी बहुत खराब चल रहा, तो सारे के सारे फोकस कर रहे थे एयर इंडिया को, और टिकट एयर इंडिया के बिजनेस क्लास की मिल रही थी, तो दैट वाज लाइक 38,000, बहुत ज्यादा महंगा भी चल तो रहा वो था। आउट ऑफ द बॉक्स मेरे लिए तो एटलीस्ट था। वो फंडिंग नहीं होती असदुद्दीन है। अवैसी के लिए नहीं है, रजाकारी है, मेरे लिए तो था। तो मुझे इंडिगो की फ्लाइट मिल गई 11,000 रुपए में, अच्छा, इकोनॉमी क्लास। मैं तो इकोनॉमी में ही ट्रैवल करती हूँ। अब मैं पहुंची, मैंने हालांकि ईमेल चला गया, सारी चीजें जो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो सारे प्रोसेस मेरे एंट्री से पहले तकरीबन 5 घंटा पहले सारे प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद मैं एंटर कर रही थी तो इंडिगो के एक स्टाफ ने, जो ग्राउंड मैनेजर था ब्रायन, उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा कि नाजिया जी आप बाहर से ही मुझे कॉल कर दीजिएगा, लोग जा करके आपको ले आएंगे और वीआईपी गेट से ले आएंगे। ठीक है। अब बाहर जब मैं पहुंची तो बेचारा वो आ भी गया, अपनी 2 लड़कियों के साथ वो आया, बिकॉज आई एम फीमेल, तो कंफर्टेबल के लिए वो 2 को लेकर आया, 2 CISF आए, मैं अंदर चली गई। अब उसके बाद उसका किसी मंत्री का और था मास पैसेंजर, तो उसने कहा कि ये लेडी आपके साथ है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज तुम जाओ। अब वहां पर मुझे मिल गया रेहान। मोइनुद्दीन स्ट्रेच काउंटर पर था, और मुझे देखने के लिए और मेरे सामान वामान के लिए वो रेहान था। अब वो बेचारी जो छोटी सी लड़की थी, मुश्किल से 22-23 साल की थी, उसको भी वो दोनों मोइनुद्दीन और रेहान ने कुचला, और मुझे भी कुचला, उसको भी इंसल्ट किया है, सिर्फ मुझे नहीं, मैं तो नाम ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने रेहान से कहा कि रेहान, जब हम प्रोफेशनल जगह पर होते हैं तो अपनी पर्सनल वेंडेटा को, अपने पर्सनल रिवेंज को हमें साइड में बॉक्स में रखना चाहिए। इस एयरपोर्ट से के बाहर कभी मुझसे मिल लेना, तो मुझे जो करना है तुम कर लेना, तुम्हारी जो इस्लामिक इच्छा है वो तुम कर लेना, बट डोंट डू हेयर, क्योंकि ये तुम्हारा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वो नहीं माना, वो बिल्कुल नहीं माना। मुझे ऑलमोस्ट उसने 48 मिनट खड़ा रखा, हालांकि मेरे पास इनफ टाइम था, फिर भी उसने, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, वो मुझे 1 घंटा भी खड़ा रखता तो भी मुझे आपत्ति नहीं थी, बिकॉज मेरे पास बहुत इनफ टाइम था। पर वो मुझे चढ़ाने के लिए क्या किया, मुझे 48 मिनट खड़ा रखा, और पीछे से वो हिजाब वाली महिलाओं का पूरा काफला आया, उसको हाँ जी मैडम करके उन लोगों को बहुत एंटरटेन किया। फिर मैंने ब्रायन को फोन किया कि इट्स ओवर यार, 48 मिनट से मैं स्ट्रेच काउंटर पे, जो VIP के काउंटर्स होते हैं, मैं वहां पर खड़ी हुई हूँ, और मेरा एक बैगेज है, मुझे बैग क्लेम भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ बोर्डिंग पास लेना है यार। मैम अभी तक आप खड़ी हैं, मुझे किसी ने फोन ही नहीं किया। भाड़ में जाए सब कोई। मैं गई, जो मशीन होती है, मैंने खुद वहां से अपना बोर्डिंग पास निकाला। बोर्डिंग पास में भी वो मास पैसेंजर लिखा आता है, जो VIP होते हैं। उसके बाद मैं खुद चली गई, खुद जा करके मैं बैठ गई। जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई, मैं खुद अपना कोच पे बैठ गई, लेकिन जो मास पैसेंजर और VIP पैसेंजर जो हम लोग होते हैं, वो उसने चिल्लाया कोच पर बैठाने के लिए कि जो VIP और मास पैसेंजर्स हैं वो आ जाएं, वो इस कोच पे बैठ जाए। मैं चली गई, मेरे साथ 7 लोग और थे जो बिजनेस क्लास के थे, और एक वो मंत्री साहब थे। अब उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मैं कोच पर होती हूँ, और बहुत सारे लोग जो कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, वो ड्राइवर के पास जगह बहुत खाली होती है कोच में, तो अब कोई बदन में बदन सटता नहीं, तो मैं वहां पर खड़ी हो गई। मुझे क्या पता कौन है ड्राइवर, मुस्लिम है कि हिंदू है, मैं क्या जानने गई। अभी यहाँ पर 10 स्टाफ है आपके, मैंने किसी से किसी का नाम पूछा क्या? मैं आपको जानती हूँ, दैट्स ऑल। मैं इंडिगो को जानती थी, दैट्स इट। अब वो सुअर की बच्ची, हरामी, आवारा, लफंगी, क्या क्या, उसके बाद गंदी गंदी गालियाँ,
पहले तो मैं सोची कि पता नहीं क्यों किसको दे रहा है, शायद क्योंकि आजकल फोन वोन भी पायलट? रहते- नहीं, वो बस का कोच। अच्छा, बस, ओके, जिस बस से आप आए, हाँ, ओके। मैंने अभी तो पहले फ्लाइट पहुंची नहीं है, बस में हाँ है। तो पहले मैंने सोचा ना कि वो कुछ एयर प्लग वगैरह कुछ है, उस पे कुछ किसी को बोल रहा होगा। उसके बाद उसने इतनी गंदी माँ बहन की गालियां दी, फिर मैंने उसका कान ऐसे किया, मैंने कहा ये इतनी गंदी गंदी गालियां तो किसे दे रहा है, किसे परोस रहा है। मैंने देखा कान में तो कोई एयर प्लग नहीं था, मैंने कहा तू मुझे परोस रहा है क्या इतनी देर से, हटिए हटिए। मैंने कहा तेरा नाम बता तो, तब मुझे इंक्विजिटिवनेस आया। मैंने कहा तेरा नाम बता तो तू, क्यों नाम बताएंगे, तो उसका वो आईडी रहता है, मैं उठाई अब्दुल्ला। मैंने कहा ओ भाई बस रोको, आज तो मेरा यही सर तन से जुदा होने वाला है, बस रोको। चिल्ला चिल्ली करके मैंने बस रुकवाया है मिडिल ऑफ द रनवे। उसके बाद फिर सारे लोग आ गए, CISF आ गया, उसके बाद ऋषि कपूर बोल करके रनवे का उस वक्त वो ग्राउंड मैनेजर था, ग्राउंड हेड था, वो आ गया। मैम क्या हुआ, मैंने कहा भाई ये गालियां परोस रहा है तब से, इतनी गंदी गंदी गाली। तो मैंने एक वर्ड कहा कि भाई पूरे पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में अब्दुल और अब्दुल्ला से लोग परेशान हैं। अब वो क्लिप जो है वो वायरल हो गई। नहीं, वो उस पे चढ़ते वक्त भी आप किसी को डांट रही हैं, एक ऐसा भी वीडियो है ऊपर फ्लाइट में जाते वक्त। उसी को डांट रही थी। अच्छा, उसी को डांट रही थी कि मैं तेरे ऊपर कार्रवाई जरूर करूंगी, तुम ये मत सोचियो कि मैं भूल जाऊंगी। इवन मैंने ऋषि कपूर इज द आई विटनेस एंड 2 CISF इज द आई विटनेस कि मैंने कहा था कि मैं ये फ्लाइट मिस कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, पहले मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगी, मैं इसके बाद की फ्लाइट ले लूंगी, लेकिन मैं पहले इसके ऊपर कार्रवाई करूंगी। मेरे पास स्टिल आई हैव दैट मैसेज कि ऋषि कपूर ने कहा कि मैम मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, ये मेरा ID नंबर है, ये मेरा ईमेल ID है, मैं इसके ऊपर जरूर जरूर कुछ ना कुछ इनिशिएट लूंगा और मैं हायर अथॉरिटी को मैं जरूर बताऊंगा, आप आराम से जाइए, पूरे की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। और अभी देखिए मैं 5 दिन बंगाल में थी, मैं इंडिगो से गई थी, मैं इंडिगो से आई थी, और जो मुझे इतना सम्मान और प्यार, मतलब इतना लाड प्यार। उसमें ये कहा जाता है नाजिया जी कि आपने उसमें से 3 चुने, 2-3 वो तीनों मुसलमान नाम, और उसके बाद एक हालिया इंसिडेंट हुआ जो उसको लेकर भी आपने वीडियो बनाया, जिम ट्रेनर और ब्यूटी पार्लर। तो आपने कहा कि जितने जगह पर ये मुसलमान हैं, ये सब जगह पर ये जिहाद कर रहे हैं, तो मतलब मुसलमानों को इस देश में रोज़गार नहीं देना चाहिए। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? अभी उत्तर प्रदेश में जिम जिहाद नहीं हुआ? सारे बॉडी बिल्डर एकदम खुद को हैंडसम हंक बना करके घूम रहे थे, क्या मस्त जिहाद कर रहे थे। ब्यूटी पार्लर में आप देखिएगा पेडिक्योर मैनिक्योर वाले हमेशा मुसलमान होते हैं। अच्छा, मैं तो बड़ा आराम से बैठ करके बड़ा नोटिस करती हूँ, मैं ना कभी कभी बहुत छोटे छोटे पार्लर में भी चली जाती हूँ। मालवीय नगर के 2-3 पार्लर्स में मैं एंटर कर चुकी हूँ, और झटके में जाके झटके में निकलने में ना कोई पहचानता नहीं है। जब आप वहाँ पर 2-3 बार जाते हो या एक बार भी आप बहुत लंबा बैठते हो तो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ये झटके में गए, ये झटके में आ गए, तो लोग नहीं समझते। तो ये बहुत फैक्ट है कि जिम जिहाद हो रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी हुआ जिम जिहाद, हम उस पर डिबेट पे बैठ चुके हैं। दीपक, हाँ नहीं, वो तो उत्तराखंड के KGN जिम, खाजा गरीब नवाज जिम, अभी हुआ है, हम डिबेट पे बैठे हैं। सलोन जिहाद हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हम उस पे भी डिबेट पे बैठे हैं। क्या जिहाद क्या होता है, कैसे करते हैं? एक्चुअली ये जितने भी मुस्लिम होते हैं, एक तो ये कम सैलरी लेते हैं क्योंकि इनको तो फंडिंग आ रही होती है। अच्छा, इनकी तो सैलरी कम भी होती है तो चल जाती है। तो ये मैनिक्योर पेडिक्योर, ये हेड मसाज वाले बनते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो बनना क्या है, यही सब तो बनना है। और जिस हिसाब से ये हिंदू महिलाओं को पेडिक्योर की मालिश देते हैं, वो तो मुझे नहीं लगता है कि पेडिक्योर का तरीका है। आई डोंट थिंक कि वो पेडिक्योर का कोई ओरिजिनल तरीका है, वो एक सेड्यूसिंग तरीका है। अच्छा, और दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम ट्रेनर से, एक पेडिक्योर करने वाले से हमारी हिंदू बेटियों को अट्रैक्शन हो भी कैसे जाता है, कैसे हो जाता है।
ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे जिहाद हो रहे हैं, मैं तो गलत नहीं हूँ। तो आप सुप्रीम कोर्ट की वकील है, इसके खिलाफ कोई याचिका वगैरह क्यों नहीं डाल देती, जनहित याचिका, ये बंद कराइए इनको? मेरे से भी बड़े बड़े बहुत सारे वकील हैं, वो डालेंगे। जी। मैं इस बात को कम से कम डिकोड तो कर रही हूँ। जी जी। तो मतलब रोजगार नहीं मिलना चाहिए, ये कह रही हैं आप? अम, मतलब सब ऐसे ही है या कुछ है? मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली तो इसी टाइप के लफंदर है। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट तो प्रॉब्ली। ये आपको नहीं लगता कि आपकी ऐसी बातें सुन के लोग तो बेचारा काम देना बंद कर देंगे इन लोगों को? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब आपको ऐसा लगता है कि इनको काम मिलता रहे, इनके घर की रोजी रोटी चलती रहे और ये हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद करते रहे, किसी को बक्से में काट के डालें, किसी को फ्रिज में काट के डालें। अब आज की बात मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक लड़का अभी पकड़ा आया है, 100 से ऊपर लड़कियों का न्यूड वीडियो किया। आज की बात मैं बता रही हूँ आपको। कोई बहुत खबरें तो ऐसी बहुत आती हैं। झांगुर। छांगुर, छांगुर बाबा। हाँ, तो आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये जरूर है कि ये जितने भी इस्लाम के ठेकेदार हैं वो ऐसे अश्लील मुसलमान इस्लामिक मर्दों को सेफगार्ड देने के लिए मुझे जरूर टारगेट कर देते हैं। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं वीडियो बना बना करके, नाजिया जो बोल रही है वो हिंदू मुस्लिम में विवाद कर रही है। अरे मैं कौन होती हूँ विवाद करने वाली? मुसलमान खुद विवादित है, वो अपने अपनी लक्षण को संभाले। मैं जो घटनाएं होती हैं हम उस पर डिबेट करते हैं, हम उस पर अपनी बात को लीगल तरीके से और सामाजिक तरीके से रखते हैं। दैट्स ऑल। अब मुझे तो नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की बस्ती में एक मुसलमान ने दाढ़ी रखे हुए मुसलमान ने 100 लड़कियों का न्यूड वीडियो बना दिया था। मैं 1990 की पैदाइश हूँ। 1992 में अजमेर में मास बलात्कार और न्यूड फोटो शूट हुआ था, ये मुझे नहीं पता था 2 साल की उम्र में। मैंने पढ़ा, उस मुद्दे पे मुझे डिबेट पे बिठाया गया तो मुझे पता चला। अब कह रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी और कुछ हिंदू वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं नाजिया विवाद कर रही है। अरे 1992 में वो जितने भी मुजाबिर थे उसकी माँ मैं क्या थी? और मैंने कहा कि चलो मुजाबिरों न्यूड फोटो शूट कर लो, हिंदू बेटियों का मांस बलात्कार कर दो, मुझे विवाद करना है। तो इट्स अ बुलशिट। मुझे लगता है कि तो इतनी चिढ़ क्यों है आपको मुसलमानों से? ना, मुझे बिल्कुल चिढ़ नहीं है। मोहब्बत है? देखिए, मोहब्बत मत बोलिए क्योंकि अब तक मेरे 5 पति घूम रहे हैं बाजार में, अब तो 22 करोड़ घूमने लगेंगे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है आई ओनली वांट रिफॉर्मेशन। अच्छा, आप रिफॉर्म चाहती हैं? रिफॉर्मेशन। अब जैसे देखिए, हालिया में अभी महाराष्ट्र में नगर निगम का इलेक्शन हुआ, बीएमसी इलेक्शन हुआ, ठीक है। मैं भी गई थी, 4 दौरे मेरे महाराष्ट्र में हुए। अब उसमें एक स्पीच जो है असदुद्दीन अवैसी की, मैं पूरा तथ्य आपको दे रही हूँ। असदुद्दीन अवैसी की एक स्पीच बहुत वायरल हुई कि हिजाब वाली महिला महाराष्ट्र की मेयर बन सकती है। उसमें उन्होंने एडिशन क्या किया कि हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। मैंने उनका समर्थन किया है। सारे आपने तो मौका गवा दिया, क्योंकि ना तो आप हिजाब लगाती है ना बुर्का पहनती है। नहीं, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है। मुझे तो बनना ही नहीं है। इवन आई डोंट वांट टू बी अ पॉलिटिकल लीडर। मेरा जो टारगेट है वो यूएन जाने का है, यूनाइटेड नेशन जाने का है। मुझे कोई टिकट फिकट कुछ नहीं चाहिए। सब अपना अपना टिकट कटाओ और अपना अपना टिकट अपने पॉकेट में रखो। आई डोंट वांट दिस ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने बहुत समर्थन किया। लाइव न्यूज में एमआईएम के प्रवक्ता के साथ मैंने समर्थन किया, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अब वहां पर आता है क्वेश्चन मार्क कि लेकिन पहले मेरा पूरा कंटेंट सुन लो, जो मैं कुरान से बता रही हूँ और हदीस से बता रही हूँ। उसके बाद भी अगर असदुद्दीन अवैसी अपने स्टेटमेंट पर स्टक है तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी भी मुर्तद या एक्स मुस्लिम हो गए हैं। अब आपको भी लग रहा होगा बिल्कुल, मैं तो कि हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र का मेयर बनाने से वो मुर्तद कैसे हो गए भाई? ये तो वो इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं। नहीं, असदुद्दीन अवैसी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को अपने जूते पर रख रहे हैं। कैसे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला था, पर्शिया जिसको अब ईरान कहा जाता है, पर्शिया के बादशाह ने अपनी बेटी बुरान को पर्शिया मतलब अभी के ईरान की लीडरशिप दे दी है, क्राउनशिप दे दिया है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से कहा कि कोई भी महिला किसी काफिला, कबीला, गवर्नेंस, देश, शहर, स्टेट, राज, घर की बागडोर की मालिकाना हकदार अगर हो जाए तो वो चीज बर्बाद हो जाती है।
ये पैगम्बर साहब ने कहा? ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, और ये वजाहत है हदीसों में भी और कुरान में भी। अब आती है बात कि अगर वो पैगंबर मोहम्मद की बात मान करके जानबूझ के भारत को बर्बाद करने के लिए और महाराष्ट्र को बर्बाद करने के लिए एक हिजाब वाली महिला को बिठा रहे हैं मेयर और देश की प्रधानमंत्री बना करके, तो भाई उनकी स्ट्रैटेजी तो रजाकारी है ही है। और अगर वो एग्जैक्टली सच में चाहते हैं कि हिजाब वाली महिला जो है वो देश की प्रधानमंत्री बने और महाराष्ट्र की मेयर बने, तो इसका मतलब है कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो या तो वो एक्स मुस्लिम है खुफिया, या तो वो मुर्तद है खुफिया, और वो पैगंबर मोहम्मद की कही हुई बात को वो अपने जूते की नोक पर रख रहे हैं। मैंने तो आपको सत्य के साथ बता दिया। आपने अभी पर्शिया ईरान की बात की, तो मैं उधर भी जाना, वहाँ बड़ा बवाल चल रहा है आजकल। हाँ, वो सिगरेट से जो है वो सिगरेट जला रही है लड़कियाँ, जो वहाँ के ईरान के उनका नाम मैं भूल रहा हूँ जहन से, जो प्रमुख है ईरान के, उनकी तस्वीरों, हाँ खमेनेई साहब, तो उनकी तस्वीरें जलाकर उनसे सिगरेट जलाकर पी रही है। क्या क्रांति, मतलब क्या मुस्लिम महिला मुल्क में अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो ऐसा लग रहा है आपको कि बेड़ियां तोड़कर वो बाहर आना चाहती, कुछ ज़्यादा ही आज़ाद होना चाहती, ऐसा है लग रहा है आपको? भैया देखिए, जब महिला अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ती है, जब महिला अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती है, जब महिला बहुत वेल एडुकेटेड होती है, शिक्षित होती है, उसको समाज की हर चीज़ की सूझबूझ आ जाती है, then they never want to keep their eye on validation. They always want to keep their eye on vision. I don't want validation from others. I am the master of my life. Nobody can dictate me. Nobody can keep me inside the cave. Nobody can play strategically diabolic mind with me because I have enough degree. Nobody can pretend like a vagabond person in front of me. मुझे पता है कि मुझे उसको क्या उत्तर देना है, मुझे पता है कि मुझे उससे कैसे निपटना है। हिजाब 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 हिजाब, अरे पैगंबर मोहम्मद की 11 बीवियों ने हिजाब नहीं पहना। तुम जिसके तलवे और पिछाड़ चाट रहे हो औरंगजेब की और बाबर की और शाहजहां की, उनकी बीवियों ने कभी हिजाब नहीं पहना। Why you are trying to wear us हिजाब? क्यों? अरे हमारे पैगंबर मोहम्मद को आप देखिए कितने रोमांटिक थे कि उनको 6 साल की बच्ची में उनको 22 साल की सेक्सी लड़की दिखाई दे दी थी, तो वो क्या हिजाब पहनी हुई थी? कहीं पर तो नहीं वजाहत किया हुआ है। यही बात नुपुर शर्मा ने बोली थी, बड़ा बवाल हो गया। आप डर नहीं लगता है? भाई देखिए, इफ आई एम राइट आई कांट बी अ स्कैरी कैट। दिस इज नाजिया, दिस इज नाजिया। हजम होता है कर लो, नहीं हजम होता है मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मीडिया में बुलाओ, वेल एंड गुड, नहीं बुलाओ, वेल एंड गुड। मैं अपना कोर्ट जाती हूँ, मैं नमक रोटी का पैसा कमाती हूँ, मैं अपने बेटे को पाल लेती हूँ, बड़े मगन में रहती हूँ मैं। अच्छा, तो नाजिया जी बताइए कि जैसे आपने कहा टिकट नहीं चाहिए आपको, तो ये लगता भी है क्योंकि एक हाल फिलहाल में हमने आपकी बात सुनी, आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ी नाराज़ भी नज़र आई SIR को लेकर जो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद एक आपका बयान है जो मैं कोट इन कोट पढ़ रहा हूँ कि मुसलमानों के तलवे चाटे जा रहे हैं, ऐसी पार्टी से मुझे निकाला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद रिज़ाइन कर दूंगी। SIR पर आप बहुत खफा दिखी, क्यों? देखिए, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं कभी भी नेहरू और गांधी नहीं बन सकती। मेरा जो ऑरा है, मैं जिनको आइडियल मानती हूँ वो सरदार पटेल जी हैं, वीर भगत सिंह जी हैं। मेरे लिए पॉलिटिक्स करना और अपना वोट बैंक बनाना, लोकप्रियता बनाना और उसके बाद फिर बड़े बड़े पदों पर बैठना, दिस इज नॉट माई विजन, दिस इज नॉट माई एम। मेरा जो एम है वो राष्ट्रभक्ति है, मेरा जो संकल्प है वो भारत हिंदू राष्ट्र है। और अगर किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से कोई चूक हो रही है तो बीइंग एन वेरी गुड एंड रेनाउंड काउंसिल, मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको बताऊं कि चूक कहाँ पर हो रही है। अब आती है बात के SIR कौन तलवे चाट रहा है मुसलमानों के? लेट मी कंप्लीट। हाँ। मैं पीछे नहीं हटूंगी। जी। मैं
बंगाल की वोटर हूँ, हम्म, एवरीवन नोज। जी, बंगाल मेरा सोल है, हम्म, मेरी आत्मा है बंगाल। हम्म, कोई कुछ भी बोल दे, बंगाल से भागी हुई है, बंगाल से भागी हुई है। हम्म, हर हफ्ते हम्म, बंगाल में मैं जाती हूँ, उसकी गोद में सोती हूँ मैं, और किसी के बाप और अम्मा की औकात नहीं है। सलवार खोल के भी किसी की अम्मा खड़े हो जाए ना कि नाजिया को बंगाल मत बुलाओ, तो भी नाजिया बंगाल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल मेरी आत्मा है, बंगाल मुझसे नहीं छूट सकता है। तो मैं कंटिन्यूअसली भी बंगाल जा रही हूँ। तो बंगाल में इवन 13 इयर्स तो मैं कंटिन्यू बंगाल में रही हूँ। मैं तो 2-3 दिन के लिए महीने में आती थी दिल्ली। तो मैंने देखा कि SIR के जो ऑफिसर है उसमें डिस्ट्रिक्ट के 2-2 लोग साथ में जुड़े हुए हैं जो TMC के कार्यकर्ता है। अब वो तो अपने घुसपैठिया वोटर्स को बचाएंगे ही, हर हाल में बचाएंगे। द सेकेंड थिंग इज कि SIR ने ही देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को बताया कि 50 से अधिकतर ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिनका 100 से ऊपर बच्चा निकला है। इवन पश्चिम बंगाल में एक पेरेंट ऐसा निकला है जिसके 390 किड्स हैं। अच्छा, एज पर वोटर ID कार्ड, एज पर पूरा रिकॉर्ड। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये SIR ने बोला है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को विद प्रूफ। और आई थिंक 7,000 से मोर देन 7,000 पेरेंट ऐसे निकले हैं जिसके 1,000 से ऊपर बच्चे हैं। तो आप सोचिए कि ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर मैंने इनको नहीं थोड़ा सा पुश किया होता, थोड़ा सा प्रोवोक किया होता, तो ये इतने डीप में नहीं जाते। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उनके साथ राउंड टेबल पर नहीं बैठती हूँ। मैं उनको अपनी डायलॉग डिलीवरी से, अपने स्टेटमेंट से ही, अपने रिटन कंप्लेंट से, अपने रिटन ग्रीवियंस लेटर से, जो एंग्विशली आई हैव रिटन कि भाई यहाँ जाओ, यहाँ पकड़ो। 58 लाख सिर्फ घुसपैठिया नहीं है पश्चिम बंगाल में। तुमको सिर्फ कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 करोड़ घुसपैठिया मिल जाएंगे, और तुम पूरे पश्चिम बंगाल में कह रहे हो 58 लाख मैंने वोटर ID कार्ड जो है मैंने पकड़ लिया। उससे कुछ ना हो रहा है। दूसरी चीज है कि मुझे ये बुरा लगा, जो मैंने तलवार चाटने वाली बात कही, किरण रिजिजू साहब अभी बहुत नियर बाई वो गए थे अजमेर शरीफ। मुझे बुरा इस बात का लगा कि वो अजमेर शरीफ में जिन बेटियों का 1992 में न्यूड फोटोशूट हुआ था और मास रेप हुआ था, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। अजमेर शरीफ एक दिन के लिए भी सीज नहीं हुआ है। उसके मुजाबिर आज भी तिहाड़ में 2 मुजाबिर, 2 या 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज भी तिहाड़ जेल में हो गई ऐसे ही। हाँ, शायद दो तो हैं, लेकिन तीसरा भी शायद कोई है। अब मैंने जितना, मेरे पास तो उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी है। तो वो आज भी जेल में है, उसको फांसी नहीं मिली है। उन बच्चियों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। कुछ एजेड हो गई हैं, कुछ बुढ़ी हो गई हैं, कोई किसी ने अपना मुंह छुपा लिया है, किसी ने कोई शांत हो गई है कि भाई घर बसा लो और आइडेंटिफाई नहीं होना है। आप उनके सिसक पर, उनके दर्द पर, उनकी आबरू पर आप जुत्ता रख करके चले गए चद्दर चढ़ाने के लिए। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? और अगर आप मुसलमानों को खुश करने के लिए गए तो इसका मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने वजाहत किया है कुरान में कि जो कोई भी मजार परस्ती करता है, इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन, और उसको अशरफुल मखलूक में चुना ही नहीं जाएगा। तो आप कौन से मुसलमान को किरण रिजिजू साहब खुश कर रहे थे, जरा मुझे बताइए। क्योंकि जो कुरान पर चल रहा है मुसलमान, जो पैगंबर मोहम्मद के सुन्नत रसूल पर मुसलमान चल रहा है, वो तो मजार परस्ती कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो मजारों में और मदरसों में जो मुजरा खाना करते हैं, जो तवायफ खाना खोल के बैठे हैं, जो हिंदू बहू बेटियों को टारगेट करते हैं, आप उनको खुश करने के लिए गए थे। आप उन्हीं को खुश करने के लिए गए थे। बिकॉज एक इस्लामिक, एक अप्रोप्रिएट इस्लामिक और कुरानिक मुसलमान तो मजार परस्ती करता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के उसूलों पर चलता है, और प्रॉफिट मोहम्मद ने मना किया है मजार पे जाने के लिए। तो आप किसको खुश कर रहे थे? तो इसलिए मैंने कहा था कि जिस हिसाब स्मृति ईरानी जी का जो दौर था माइनॉरिटी मंत्रालय में, उसमें लगता था कि भाई माइनॉरिटी के लिए काम भी हो रहा है, और अगर कोई माइनॉरिटी में कुछ स्कैम कर रहा है तो वो बस्ट भी हो रहा है। चीजें दिखाई दे रही थी। किरण रिजिजू साहब का बस ना चले तो आने वाले कुछ दिन में ना वो मौलाना बन जाएंगे, और उनसे मुसलमान की बहू बेटियां जो है ना वो पानी फुकवाना स्टार्ट करेंगी।
बड़ी बात बोल दे रही है अब। नहीं, मैं फैक्ट बोल रही हूँ। अगर वो किसी और मजार गए होते, वो निजामुद्दीन चले जाते, मुझे प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि निजामुद्दीन का हो सकता है पैसों का घपला हो गए, हो सकता है कुछ होगा, लेकिन ये न्यूडिटी निजामुद्दीन में नहीं हुई है, अजमेर में हुई है। Who have given you authority to visit Ajmer Mazar? We are not mad and don't try to make us fool. हम भाजपा वाले जो हैं हिंदू हैं, अरे खाक हिंदू हो तुम। हिंदू बेटियों के आंसू पर तुम जूता रख करके कुचल रहे हो, तुम चद्दर चढ़ाने के लिए जा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि हमारी हम जब से भाजपा आई राम मंदिर बन गया। अरे बाबा बस कर दो। राम मंदिर उन संतों की वजह से बना है जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं। कोई खजाने, पीएमओ ऑफिस के किसी खजाने से पैसा नहीं आया था राम मंदिर बनाने के लिए, जनता का पैसा लगा है। कोई योगदान नहीं है, जनता का पैसा लगा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में नहीं लड़े हैं कि राम मंदिर बना दो, राम मंदिर बना दो, राम मंदिर बना दो। सारे संत और महात्माओं ने लड़ा है। तो मुझे ये जो पार्शियलिटी हो रही है हिंदुओं के साथ, ये मुझे नहीं पसंद है, तो मैं बोल रही हूँ। और मैंने अभी भी बोला, डे वन से मैं कह रही हूँ, भाई तुम अपना टिकट अपने फाड़े में रखो, अपने पॉकेट में रखो, अपने कुर्ते में रखो। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे राष्ट्र से लेना देना है। मैं राष्ट्र भक्ति करने निकली हूँ, मैं संविधान भक्ति करने निकली हूँ। बीजेपी का झंडा लगाने की क्या जरूरत है हमें गाड़ी पे? अभी तक उन्होंने मुझे निकाला ही नहीं है। अच्छा, आप इंतजार कर रही हैं? मैं इंतजार कर रही हूँ कि नूपुर की तरह एक सस्पेंशन लेटर जो है मेरे लिए भी आ जाए आज से। अच्छा, एक चीज वायरल भी हो रही है। आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू, शेयर विद यू एक्चुअली। अभी बीच में कुछ लोग जो हैं बंगाल से उड़ा रहे थे कि नाजिया इलाही खान को भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। एंड महादेव की सौगंध भैया, आई वाज सो हैप्पी। चलो महादेव की कृपा हो तो गई। अच्छा। उसके बाद फिर जब वो लेटर वायरल हुआ तो मैंने अपनी पीएस को बोला, दिल्ली वाली, कि भाई लेटर तो जूम करके देख ले, किसने साइन किया है। तो उसने जूम करके देखा, कोई अर्नब चैटर्जी है। तो मैंने कहा, अर्नब चैटर्जी के कौन है ये? इसके पास तो ये अथॉरिटी नहीं है मुझे सस्पेंड करने की। मुझे अगर कोई सस्पेंड कर सकता है तो भाई जो महासचिव है वो कर सकते हैं, और अगर पश्चिम बंगाल में कोई कर सकता है तो भी समीक भट्टाचार्य जी हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन में शुभेंदु अधिकारी हैं। यही 3 लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है मुझे सस्पेंड करने के लिए। अच्छा, मुझे अगर बंगाल में सस्पेंड किया भी जाता है, इट्स नॉट मीन कि मैं पूरे राष्ट्र में सस्पेंड हूँ, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है ऑर्गेनाइजेशन का वो यही बताता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल क्लॉजेस। मैंने कहा, अर्नब चैटर्जी कौन है? इंस्टेंट मैंने फोन लगाया राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय। मैंने कहा, कौन है अर्नब चैटर्जी जिसने मुझे सस्पेंड किया है? नाजिया पागल हो गई हो क्या? तुम सस्पेंड होगी तो पूरे न्यूज़ में चलेगा, पूरा एक्सक्लूसिव न्यूज़ चलेगा, तुम सस्पेंड हो जाओगी तो दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। फिर मैंने उनको वो लेटर भेजा, ऊपर देखो कोई बीजेएमसी है। अच्छा, मैंने कहा बीजेएमसी है क्या? तो फिर मैंने 4-5 लोगों से पूछा, नहीं, भारतीय जनता मजदूर सेल। अच्छा। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि मजदूर सेल ना नाजिया आरएसएस का है। मैंने कहा लेकिन आरएसएस के मजदूर सेल में तो हूँ ही नहीं, मेरा जो अटैचमेंट है वो एमआरएम से है, मुस्लिम राष्ट्र मंच से है, और अभी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो हिंदू सम्मेलन की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। एवरी डे में मथुरा, वृंदावन और किराना ये सब कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा कि मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच से हूँ तो मुझे मजदूर सेल क्यों करेगा सस्पेंड? उसके बाद फिर और जिज्ञासा जागी तो मैंने फोन लगा दिया मोहन भागवत जी के साथ, जो उनके प्रोग्राम को सेट करते हैं, उनको फोन लगाया। नागपुर में ही वो रहते हैं, मैं उनके साथ मिली भी महाराष्ट्र सदन में इसी मुद्दे को लेकर के। मैंने फोटो भी डाला है। तो मैंने कहा कि ये क्या है भैया? तो कह रहे हैं, अरे तो बहुत फेक चीज है, ये है क्या? तो फिर जब गूगल में सर्च किया गया तो पता चला कि इसने जो अपना राष्ट्र कार्यालय जो है वो बना करके रखा हुआ है गुजरात के किसी गांव में, और इसने अमित शाह जी की, जेपी नड्डा जी की और सबकी तस्वीरें वगैरह अपने वेबसाइट पे पूरा डाल करके रखा है। ये बंदा इतना नाटूसा है, 420 है।
420 है। हाँ, इतना नाटा सा है अर्नब चैटर्जी, पार्टी कार्यालय भी जाता है और वो झूठ मूठ का दीप जलाने वाला फोटो भी खींचता है और ऐसे नमस्कार करने वाला, और वो प्रवक्ताओं के लिए जो वो रखा रहता है स्टैंड, उस पर भी खड़े होकर के, कोई नहीं है सामने में, खड़े होकर के फोटो लेता है, और कभी कभी भाजपा के बड़े लोगों से हैंडशेक भी कर लेता है, और वो सारी तस्वीरें उसने डाली हैं। अब मैंने अपने एक जूनियर को भेज दिया गुजरात के उस गाँव में, वहाँ भेजा तो मुझे पता चला कि वहाँ घर है किसी का उस एड्रेस पर, जो वेबसाइट पे मुझे मिला। आप लोग भी सर्च कीजिएगा। इवन मैं चाहती हूँ कि इसको जब आप अपने न्यूज़ में निकालिएगा तो उसके डिटेल्स के साथ, गूगल के डिटेल के साथ निकालिएगा। तो घर है, और घर के बाहर जो है ना एक बालकनी टाइप का है, वो गलियारा जो होता है ना, उस गलियारे में बीजेएमसी का एक बैनर लगा हुआ है और एक चेयर और एक टेबल रखा हुआ है। उसका फोटो हमने लिया, और उसके बाद मेरे जूनियर ने जाकर के अप्रोप्रिएट तरीके से गुजरात हाई कोर्ट में बीजेएमसी पर और अर्नब चैटर्जी पर केस किया, और जिसने इसको वायरल किया है उसके ऊपर भी मैंने केस किया कि कहीं दोनों मिले हुए तो नहीं है। क्योंकि बीजेएमसी आपने बताया तो भारतीय जनता मजदूर सेल, लेकिन आरएसएस का ऐसा कोई संगठन नहीं है, भारतीय वो मजदूर संघ है, जो मजदूर संघ होता है, और भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा होता है। नहीं, जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है, ये संघ का मतलब एक exactly. सांगठनिक वो है, एक अनुषांगिक संगठन है। इसलिए तो मैंने ना किसी दूर के आरएसएस से नहीं पूछा, मैंने डायरेक्ट मोहन भागवत के जो प्रोग्राम को सेट करते मैंने उनसे पूछा। चलिए, तो अब आते हैं, तो ये नाजिया जी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रही, मुझे किसी ने कहा है आपसे एक प्रश्न पूछने का, और वो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। वो कह रही कि नाजिया जी जो है ना, ये बड़े जोर जोर से जो कह रही है, बोले कुछ नहीं, ये अलतकिया कर रही है। तो आप ये अलतकिया तो नहीं कर रही हैं? किसका अलतकिया कर रही हो? वो कह रही कि जी अलतकिया कर रही है नाजिया जी, ऐसा तो नहीं है? मतलब किसका अलतकिया कर रही है? नहीं, अलतकिया ये होता है ना, जो हमने सुना है कि भाई वो तो किसी को कन्विंस करना होता है। अच्छा, ऐसे मतलब हमें नहीं पता। वो तो कह रही है अलतकिया मतलब ये होता है इस्लाम के लिए किसी को कन्विंस करना। अच्छा, ये नहीं, उसमें कहा जाता है कि अलतकिया जी जो मतलब कि भैया वो मुसलमान बन जाओ, मतलब मुसलमान मतलब ऐसा है कि सॉफ्ट हो जाओ, और जब तक वो है तब तक उनके बीच रहकर उनके जैसा दिखो, फिर बाद में अपने रंग रूप में आ जाओ। ये वो ऐसा वो उसको कहते हैं अलतकिया। अलतकिया इज टू कन्विंस अच्छा someone अच्छा who haven't believed only on चलिए, ये Allah नई and परिभाषा, पैगंबर मोहम्मद। हाँ, आपने This is अलतकिया। उसके बाद फिर आता है दाई, दावते इस्लाम, जिसमें कन्विंस करना पड़ता है। उसके बाद फिर आता है जिहाद, जिसमें गला रेतों का कारोबार होता है। उसके बाद फिर आता है जजिया, जो औरंगजेब और मुगल पीरियड ने लगाया। तो ये होता है। अगर किसी ने भी अलतकिया को ये बोला है, अगर मैं उसके भी सवाल का जवाब दे देती हूँ, अगर मुझे मुसलमानों को ये बोलना होता है कि इनकी वेशभूषा में रहो और इनके जैसे बन के रहो, तो मैं इतने कुरान के वर्स को डिकोड थोड़ी ही करती, कभी नहीं करती। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा निजी इस पे, ये तो बड़ा वो हो गया कि नहीं आपका विवाह होने वाला था। एक एक्टर है फिल्म इंडस्ट्री के, पुनीत साहब, तो आपने छोड़ा उनको या उन्होंने आपको छोड़ा? वो कहते हैं उन्होंने छोड़ा, मैं कहती हूँ मैंने छोड़ा। किसी ने भी छोड़ा, कंफ्यूजन है थोड़ा। इट्स नॉट कोर्ट रूम एंड आई एम नॉट ऑन डॉग। बिल्कुल। तो किसी ने भी किसी को छोड़ा, छूट तो गया ना कम से कम, एंड आई एम सेफ राइट नाउ। तो क्या हुआ था ऐसा, मतलब क्यों ये फैसला लेना पड़ा? क्योंकि हमने देखा कि बड़ी खुश थी आप, और कई संतों से आपने आशीर्वाद लिया, एक तारीख भी तय हो गई थी कि इस तारीख को हम विवाह करने जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ अचानक कि आपको इतना मतलब बड़ा फैसला लेना पड़ा? क्योंकि किसी भी लड़की के लिए किसी पुरुष के साथ एक रिश्ता बनाने के बाद उसको तोड़ने का फैसला लेना जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है ना जी। तो क्या ऐसा हुआ था? देखिए, इट वॉज कम्प्लीटली माई फॉल्ट कि मैं बहुत अट्रैक्टेड हो गई थी और मैंने शादी का डिसीजन ले लिया था। लेकिन अब जब मैं उनको सुनती हूँ कि मेरी शक्ल देखने से उनको उल्टी आती है, पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसके साथ नहीं किया है, मैं बहुत आवारा बच्चलन हूँ, मैं टाइप की हूँ, पश्चिम बंगाल का मतलब जितने भी मर्द हैं वो उनको साइज पता है। तो जब वो ये सब बातें बोल रहे हैं, उनको मेरी शक्ल देखने से प्यूकिश फील होता है, और मतलब मैं बहुत ही घटिया किस्म की औरत हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर शादी हो जाती और कोई झगड़ा होता, बहुत सारी शादी होती है, मामला डिवोर्स तक जाता है, उसके बाद अगर वो ये सब बोलते
तो मुझे और तकलीफ होती। अगर 3.5 महीने के रिश्ते में जिसमें हम सिर्फ 3 बार मिले थे, तो उसके बाद अगर वो रिश्ता टूटने के बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपनी माँ की परवरिश का सबूत दे रहे हैं। और मैं अपने माँ की परवरिश का सबूत दे रही हूँ कि मुझे किसी भी मतलब कंट्रोवर्सी में या किसी भी चीज़ में मुझे जाना नहीं है। एक गुमनाम एक्टर था जिसको लोग भूल गए थे, जिसको महिलाओं को डिफेम करने की लत लगी हुई है। दिशा सालियान को भी मरने के बाद उसने प्रेग्नेंट बना दिया था, सूरत पंचोली का बच्चा उसके पेट में डलवा दिया था। बाद में उस व्यक्ति ने खड़े होकर के मीडिया से हजारों बार माफी मांगी। सूरज पंचोली के परिवार वाले ने, दिशा सालियान के पिता ने, दोनों ने इसके ऊपर केस किया था। मालवानी पुलिस स्टेशन ने इसको बुलाया भी था, वहां पर भी माफीनामा करके आया है। तो अभी भी मेरा सप्लीमेंट्री पिटिशन गया है आपने भी केस किया है। मैं आ रही हूँ अभी सप्लीमेंट दिशा सालियान के मामले में सप्लीमेंट्री पिटिशन गया हुआ है कि आखिर इन लोगों ने जो सोशल मीडिया पे दिशा सालियान के मरने के बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, तो उसको फिर से बुलाया जाए। मालवानी पुलिस स्टेशन ने क्यों छोड़ दिया? तो एक व्यक्ति जिसको लत ही होती है महिलाओं को, मरी हो या जिंदा हो, उसको डिफेम करने की, उसके बारे में चर्चा करने से मुझे लगता है कि मेरा प्रोफाइल खराब होगा। I had done a big mistake that I have accepted multiple times. होता है, व्यक्ति कभी गलत कपड़ा खरीद के ले आता है, व्यक्ति कभी गलत दोस्त बना लेता है, तो वैसे ही व्यक्ति कभी जीवन साथी भी गलत चुन लेता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि महादेव की कृपा है कि मेरी शादी नहीं हुई। अगर हो जाती और उसके बाद भाई साथ में माँ बाप के भी झगड़ा हो जाता है, भाई बहन में भी झगड़ा होता है, हम दोनों भाई बहन रोज मिलेंगे तो हमारे बीच में भी थोड़ा सा झगड़ा हो ही सकता है। लेकिन उसमें आप किसी के कैरेक्टर को इतना गंदा बताओ तो फिर मतलब मजबूर हो जाता है सामने वाला व्यक्ति ये बोलने पर कि भाई जैसी माँ वैसे बेटे का शब्द। तो मैं तो अभी भी यही बोल रही। इवन हाँ, मैंने क्या केस फाइल किया है, मैंने क्योंकि वो बार बार बोल रहा था कि कोलकाता से भागी हुई है तो मैं कलकत्ता ग्रीष्मबाग थाने में ही मैंने उसके ऊपर FIR कर दिया कि ले भैया तू कोलकाता आना डेट कवर करने के लिए। मैंने अभी जो मैं उसका प्रूफ भी आपको दे देती हूँ। एंटायर उनके जितने भी वीडियो हैं, अभी भी मेरे मुंह से तू तड़ाक नहीं निकलता है, उनके ही निकल जाता है मुंह से। तो ये बता रहा है कि आपके दिल के बहुत करीब थे। नो, आई वॉज अट्रैक्टेड। मेरे दिल के करीब अगर बहुत होते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये रिश्ता टूटने ही नहीं देती। और मैं सबसे पहले 1 नवंबर को बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक के लिए मेरे सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं 1 मिनट 40 सेकंड का वीडियो सबसे पहले बना करके मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ती। मैं 3.5 महीना में मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी थी। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका। बहुत यूज किया, जैसे बताया कि पैसे और ये आप बताती हैं, आरोप लगाती हैं कि आपके। नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ और मैंने पहले भी कोई आरोप नहीं लगाया है और मैं लगाना भी नहीं चाहती हूँ। मैंने किसी पॉडकास्ट में किसी ने भी मुझसे पूछा है, मैंने बैकफुट भी नहीं किया है कि मैं नहीं बोलूंगी। और मैंने कोई घटिया या कोई बेहुदा या मैंने कोई फॉल्स फैब्रिकेट एलिगेशंस ना मैं लगाना चाहती हूँ और ना ही मैं जिंदगी में लगाऊंगी, क्योंकि दिस इज माय मदर अपब्रिंगिंग। तो अभी क्या किया है, अभी जो मैं बंगाल गई हुई थी, मैंने पूरा मामला कोलकाता CID को दे दिया है और मैं वो आपको दे भी दूंगी। पूरा केस फाइल जो है उसकी PDF मैं आपको दे दूंगी। पूरा CID को दे दिया है। अब CID समझे और वो समझे, बिकॉज उन्होंने अपने इसमें बोला है वीडियो में कि मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्पाई हूँ। अच्छा। एक साथ दो देशों की मैं स्पाई हूँ। इसका टाइटल रहमान है, इसके पिता का टाइटल रहमान है। अरे बेवकूफ जाहिल 11 फेल, रहमान टाइटल जो होता है वो बलोचियों का भी होता है और बलोच अभी पाकिस्तान से सेपरेट होना चाहता है। बलोच लड़ रहा है अपने फ्रीडम के लिए। इवन कजाकिस्तान में भी रहमान होते हैं, ईरान में भी रहमान टाइटल होता है और सबसे ज्यादा अगर रहमान टाइटल कहीं आपको मिलेगा तो मक्का मुअज्जमा में मिलेगा।
क्योंकि अल्लाह तबारक ताला में ये नाम लगता है रहमान और रहीम। अल्लाह सुभान के जो 99 नाम है उसमें रहमान 5वें नंबर पर आता है। तो रहमान नाम सबसे ज्यादा जो रखा जाता है वो यूएई में रखा जाता है और खास करके अरब में रखा जाता है। तो कहते हैं ना कि जाहिल दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। तो मैं तो छाती पीटती हूँ यार, मुझे दुश्मन भी बेवकूफ और 11 फेल मिला है लड़ने में भी मजा नहीं आ रहा है। हाँ, आपने कहा एलिगेशंस, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आपके पैसे वैसे इस यूज रिलेशन किए में आपने। इस रिलेशन में जो भी एक्सपेंसेस थे वो मेरे थे। अगर उन्होंने कभी चाहा भी 200, 500, 1000, 2000 खर्च करने का, किसी ना किसी तरीके से मैंने उसको रिटर्न भी किया है। अच्छा। कि मेरी अम्मा ने दिया है आपको कुछ गिफ्ट्स के तरीके से, उनकी माँ को कपड़े वपड़े या चांदी के सिक्के वगैरह के तरीके से। तो अगर उनका इस 3.5 महीने के रिलेशन में 2-5 हजार खर्च भी हुआ होगा तो मैंने उसको मतलब अलग रूप से, इतने बड़े स्टार आप कह रहे 2-5 हजार कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया था आपको एक्सपेंसिव? देखिए, एक सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं आपको, मुझे रिलेशन फिनेंशियल सपोर्ट के लिए नहीं चाहिए टिल डेट। जो कोई भी देख रहा है वो ये समझ ले, मुझे रिलेशन किसी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या फिनेंशियल सपोर्ट के लिए नहीं चाहिए। आई एम इनफ, मेरे और मेरे बेटे के लिए मैं इनफ हूँ। किसी की दया दृष्टि से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, मुझे अपने करियर स्टेबिलिटी के लिए कोई पुरुष मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए कि मैं उस पुरुष के कंधे पे चढ़ करके अपना करियर बना लूं। भाई, मैं नाजिया इलाही खान बन चुकी हूँ। अब कोई मेरी जिंदगी में आके ये कहे कि नाजिया को नाजिया इलाही खान मैंने बना दिया, बुलशिट। ठीक है। तीसरी बात कि कोई भी रिश्ता अगर मेरी जिंदगी में आ रहा है तो वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इमोशनल टच होगा, दैट्स ऑल। हाँ, एक होता है कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, चाहे वो माता पिता का रिलेशन हो, चाहे वो भाई बहन का रिलेशन हो, चाहे वो माँ बेटे का, बाप बेटी का रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी फ्रेंड्स का रिलेशन हो, एक्वेंटेंस का हो, सोशल गैदरिंग का हो, तो हम पैम्परिंग करने के लिए या उस रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा बोला कि मैं जो कमाता हूँ वो मेरे और मेरी माँ के लिए है। मैंने कहा वेल एंड गुड, मांग कौन रहा है आपसे? फ्लाइट की टिकट मैं करके दे रही हूँ, आप आ रहे हो। अच्छा। फ्लाइट के टिकट न्यूज वाले करके दे रहे हैं, आप उनके टिकट पर आ रहे हो। होटल्स मैं कर रही हूँ, आप रह रहे हो। खाना मेरी कुक बना रही है, मेरे घर में बन रहा है, आप खा रहे हो। बाहर हम जा रहे हैं, बिल मैं पे कर रही हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं डिबेट में बाहर बैठी हुई हूँ पूल के पास और वो होटल का बिल मेरे कार्ड से पे किए हैं। सन एंड सैंड बॉम्बे के होटल में मैं कार्ड दे करके उठी हूँ, मैं पिन नंबर बता करके उठी हूँ कि पे कर ले। तो मुझे नहीं चाहिए किसी का पैसा। आई एम नॉट बेगर, आई एम नॉट गोल्ड डिगर। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्सपेंसिव चीज मैं किसी को दे रही हूँ और वो रिश्ता नहीं है, 3.5 लाख से ऊपर का चेन मेरी माँ ने भिजवाया था, मैंने पहना दिया था, तो अब वो रिटर्न नहीं करना चाहेगा तो मैं तो भाई हलक पे चढ़ के लूंगी, क्योंकि भाई मेरी माँ के मेहनत का है वो। अच्छा, वापस नहीं दे रहे? मुझे उसकी माँ को फोन मैसेज करना पड़ा कि फिर तो मुझे बिल विल के साथ मुझे पुलिस को बोलना पड़ेगा। तब उसके बाद भी बंदा खुद नहीं भिजवाया है, मुझे उमर गांव में कुछ पॉलिटिकल लोगों को भेजना पड़ा, वो जा करके वो चेन लेकर के आया है। चलिए, मिल गया। लेकिन अभी वो उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, बड़े चिंतित परेशान है और कह रहे कि जी उनकी जान को खतरा है और नाजिया इलाही खान मुझे और मेरे परिवार को जान लेना चाहती हैं और हमें कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार वही होगी। ओह माय गॉड। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं जिस प्रोफाइल पर हूँ ना, मैं अगर एक चींटी भी मारूँ ना वो भी मुझे बर्बाद कर देगा। मैं अगर रास्ते में अगर कुत्ता मेरे को काट भी रहा है ना तो भी मैं उसको पैर से नहीं भगा सकती हूँ। नहीं तो किसी ने अगर वीडियो और फोटो बना लिया तो देखो देखो एनिमल वाले आ जाएंगे, प्रोटेक्शन वाले, देखो देखो नाजिया इलाही खान ने जानवरों पर अत्याचार किया।
तो अब आप सोचो कि अगर कोई स्ट्रीट डॉग मुझे बाइट कर रहा है, मुझे काट रहा है, तो भी मैं लात नहीं मार सकती हूँ, तो एक जीते जागते 50 साल के बुढ़े को मैं क्या ही मारूंगी। और मतलब अपार्ट ऑफ जोक, छुछुंदर मार के हाथ क्या ही रंगना। क्या बात। तो ये नाजिया जी, ये रिश्ता जो था, ये कभी ट्रिगर करता है भी? No, 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 not at all. No ways, no ways, not at all. Even मतलब ये समझिए कि एक सपना था, आया और आपने उसको छोड़ दिया, ऐसे हो गया। हाँ, बुरा सपना था। और जब मैं वो शब्दों को सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत सिविलाइज्ड है। आई एम बिलोंग फ्रॉम अ वेरी सिविलाइज्ड फैमिली। हमारे यहाँ एक चम्मच भी उठाया जाता है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और जब हम कटलरीज से खाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ करके, तो वो भी हमें बचपन में सिखाया जाता है कि कटलरीज, हाउ टू यूज कटलरीज, टन 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 नहीं होना चाहिए। तो मेरे घर आप आएंगे तो आपको फील हो जाएगा उस घर का अरोमा, उस घर का प्रेजेंटेशन, कि कितना मतलब ऑर्गेनाइज्ड हैं लोग। हमारे यहाँ रात में 10 साढ़े 10 बजे अपने अपने रूम में चले जाइए, हॉल की लाइट ऑफ होनी है, आप भले पूरी रात जागे रहो अपने रूम में। आवाज, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि मैं वकील हूँ, तो मुझे चिल्लाना पड़ता है। लेकिन जब आप मुझे घर के अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई नहीं, नाजिया की आवाज़ है भी या नहीं है। तो ये है हमारी अपब्रिंगिंग। तो जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं अपनी माँ से सीख करके, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी अपब्रिंगिंग वाले लोग मेरे घर में बिल्कुल एंटर ना करें, बिल्कुल नहीं। और महादेव ने मुझे बचाया है। कल को ऐसे भाषाओं वाले लोग मेरी फैमिली में एंटर करते तो मेरा पूरा खानदान मुझे बॉयकॉट कर देता कि यार इसका क्या भाषा है। इवन जब मैं 3.5 महीना इनके साथ थी और इनकी कुछ बातें, करे बाबा, ए बाबा, ये जो आता था, तो मुझे मेरे सिबलिंग्स हमेशा पॉइंट आउट करते थे, ये क्या टपोरियों वाली बात है नाजिया, तुम कैसे टॉलरेट कर रही हो। बिकॉज we are from very elite class family, very well educated family. मेरे नाना जस्टिस रह चुके हैं, मेरी बहनें IAS ऑफिसर है, मेरी बड़ी बहन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, मेरी छोटी बहन है उसने MBA कंप्लीट किया हुआ है, मेरी माँ टीचर रह चुकी है, पर्शियन में उसने ऑनर्स किया हुआ है, मेरे फादर केमिस्ट्री में ऑनर्स है, फिर उन्होंने डबल ऑनर्स किया बॉटनी में। तो एक इतने दर्जन के हिसाब से मेरे घर में वकील है, इतने वेल एडुकेटेड फैमिली में मैं अगर लेकर जा रही हूँ, और एक बंदा एक सुटकी सा जीन्स पहना हुआ है, और या तो फिर लोफर जैसा जीन्स पहना हुआ है और एक टी शर्ट पहना हुआ है, और बाबा, तो ये मेरा इमेज डाउन होता। तो मुझे लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। चलिए, बहुत आभार आपका, समय निकाला आपने और ये चर्चा हमारी हुई, और इस चर्चा को अंत यही करेंगे। नाजिया जी ने सारे विषयों पर जैसे वो हमेशा बेबाक होकर बोलती है, वैसे ही उन्होंने बोला, और अपने निजी जीवन के जो उनके निजी जीवन में कुछ हुआ पिछले दिनों, उस पर भी उन्होंने अपनी स्पष्ट राय रखी, और इसमें हम भी खुश हैं कि उसमें से वो निकल आई है, और अब और ज़रा उनको उस बात का दुख तकलीफ़ नहीं है। तो बहुत बहुत आभार आपका नाजिया जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा। ये बातचीत आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसे पॉडकास्ट आप यहाँ और सुन सकें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।